नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कट विद अ नाइफ। इसको देखते हैं जरा। ये पॉइंट क्या है? जब आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप कट करते हो नाइफ से, और जो जो कि बहुत ज्यादा शार्प एज्ड है, तो मान लो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको आप नाइफ से कट करना चाह रहे हैं यहाँ से। तो जब आप कट करेंगे तो देन बहुत स्मूथ कटिंग आएगा एकदम, जो आपका सरफेस होगा बहुत स्मूथ होगा। लेकिन सपोज करो आपके पास एमोर्फस सॉलिड है, उसको आप नाइफ से कट करोगे तो जो कट होगा वो इरेगुलर होगा और कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं कटेगा, हल्का सा रफनेस रह जाएगी। जैसे कि आपका पनीर या चीज, जो चीज है वो आपका एमोर्फस सॉलिड है, उसको जब आप कट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं कट होगा, हल्का सा रफ कट होगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि ये चीज आप रबर को आप कट कर रहे हैं, उसको जब आप कट करेंगे तो स्मूथ कट नहीं आएगा, हल्का सा इरेगुलर कट आएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है बेटा? यस। तो ये फर्स्ट वाला आपका क्रिस्टलाइन बेटा, इसको इमेज डायग्राम बना लो जरा। क्रिस्टलाइन का कट स्मूथ आता है और एमोर्फस का कट थोड़ा सा क्या होता है, रेगुलर होता है। नोट कर लिया? यस सर। चलो नीचे से लिखो बेटा। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड a crystalline solid on being cut with a sharp knife gives a clean gives a clean cut, whereas an amorphous solid undergoes an irregular cut with a knife। क्लियर? यस सर। ठीक। अगली हेडिंग डालो बेटा हीट ऑफ फ्यूजन। ये तो हम कल डिस्कस कर चुके थे। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनकी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होते हैं, बिकॉज जब वो मेल्ट करते हैं तो उनका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, और टेम्परेचर तब तक इंक्रीज नहीं होता तब तक कि सारा सब्सटेंस मेल्ट ना कर जाए। लेकिन एमोर्फस सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता है, उसको आप हीट करते जाते हैं, वो मेल्ट करता जाता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाता है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनकी हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स्ड होते हैं, बट एमोर्फस सॉलिड की हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स्ड नहीं होती। कोई दिक्कत किसी को बेटा? नो सर। तो देखो बेटा इसमें crystalline solid have definite heats of fusion whereas
amorphous solid do not have definite heat of fuel. हटा दूं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट एंड ऑल बेटा, कूलिंग कर्व्स। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको आपको पहले लिक्विड बनाना है, फिर उसको कूल करना है, देन उस कर्व को ऑब्जर्व करना है। थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लेता हूं मैं। आपके पास वाटर है, ठीक, और वेट वाटर का टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस, उसको आप कूल कर रहे हो। तो हम एक प्लॉट करना चाह रहे हैं बेटा, टेम्परेचर वर्सेस टाइम। तो जैसे जैसे आप कूल करेंगे तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा क्या? यदि आप वाटर को कूल करें तो टेम्परेचर कम होगा ना बेटा? Yes, sir. आप कूल कर रहे हैं, टेम्परेचर कम होता जाएगा, इस तरीके से आएगा। लेकिन जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उसके बाद इसको कूल करेंगे आप, तो इसका टेम्परेचर कम होगा क्या? जैसे आपके पास 20 था, 20 से 19 होगा, ऐसे डिक्रीज होते हुए बेटा 5 4 3 2 1 0। जैसे 0 हुआ उसके बाद भी आप कूल करेंगे ना, तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा। उस टाइम पर इसका फिजिकल स्टेट चेंज होगा क्या? Yes, sir. कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा क्या? Yes, sir. देन आपका इस टाइप से पॉइंट आएगा, एकदम रेगुलर, थोड़ा सा ऊपर साइड हो गया। और जब ये पूरा का पूरा बेटा वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद वापस से टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा क्या? क्लियर है क्या? Sir. तो ये इसकी लिक्विड फॉर्म के लिए है, ये सॉलिड फॉर्म के लिए है, और ये पॉइंट बी वो पॉइंट है जहां पर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है, और जो सी पॉइंट है वहां पर सॉलिडिफिकेशन खत्म हो गया क्या? क्लियर है क्या? Yes, sir. तो जो कूलिंग कूलिंग कर्व की बात करेंगे, कूलिंग कर्व क्या है? इरेगुलर है, स्मूथ नहीं है क्या? ब्रेकेज आ रहे, एक तो बी पॉइंट पे ब्रेक है, एक सी पॉइंट पे ब्रेक है क्या? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए होता है। Sir. हाँ बेटा। सर सॉलिड के लिए बना सर वो स्ट्रेट लाइन है। नहीं नहीं, हल्का सा कर्व टाइप, हल्का सा। बट अब उससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल इतना समझना है बेटा कि जो कूलिंग कर्व है स्मूथ नहीं, पॉइंट्स पर कुछ ब्रेकेज है। अब वो टाइम और टेम्परेचर का फंक्शन कैसे है उस पर हमें कोई कमेंट नहीं कर सकते, बट इतना श्योर है कि जैसे जैसे आपका टाइम प्रोसीड करेगा टेम्परेचर डाउन जाएगा क्या? यस सर। बस उतना समझना है, ठीक है। अब लेकिन यदि आपके पास एमोर्फस सॉलिड है, तो जो एमोर्फस सॉलिड है उनकी केस में ऐसा होता है कि बेटा कि जब आप वो मेल्ट करें तो उनके टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, ऐसा होता है क्या? यस सर। कल मैंने बताया था बेटा कि उनका जब मेल्ट करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज भी होता जाता है और मेल्ट भी करते जाते हैं। तो इसी तरीके से जब आप कूल करेंगे तो वो सॉलिडिफाई होते भी जाएंगे और टेम्परेचर भी उनका क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो उनके जो कूलिंग कर्व है वो क्या आते हैं? स्मूथ आते हैं। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो ये जो आपका कूलिंग कर्व है एमोर्फस के लिए है,
सेकेंड वन है आपका राइट साइड दिख रहा है, वो किसके लिए? क्रिस्टलाइन के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो एमोर्फस सॉलिड हैं उनके जो कूलिंग कर्व है वो स्मूथ होते हैं, विदाउट एनी ब्रेक होते हैं। बट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके कूलिंग कर्व स्मूथ नहीं होते हैं, उनमें क्या होते हैं, कुछ ब्रेकेज आते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। तो ये प्लॉट पहले आप बना लो, फिर लिखना है। बता दो। यस सर। चलो अब नोट करो बेटा, इसमें लिखो कूलिंग कर्व ऑफ एमोर्फस सॉलिड is smooth without any break. माइक ऑफ रखो, जिसका माइक ऑन है। ऑन द अदर हैंड, cooling curve of crystalline solid is not smooth that is there is a break at the point B where solidification start and a break at the point C when solidification is complete. When समझ गए बेटा? यस सर। पढ़ा दो सभी। यस सर। अच्छा एक चीज समझो, एक्चुअल में यदि आप समझें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वही आप एक्चुअल में आपके ट्रू सॉलिड है, बट जो एमोर्फस सॉलिड है वो आपके सॉलिड नहीं है। वो क्या है, किसी भी सॉलिड को आपने बहुत ज्यादा कूल कर दिया है, जैसे पार्टिकल्स में अट्रैक्शन थोड़े से बढ़ गए हैं और उसकी विस्कोसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इसलिए बेटा हम एमोर्फस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में सॉलिड्स नहीं है। उनमें अभी भी क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है। यदि किसी भी सब्सटेंस में फ्लूइडिटी है तो उसे आप सॉलिड बोल सकते हैं क्या? बेटा जो सॉलिड है वो रिजिड फॉर्म होते, कल बताया था ना मैंने। यस सर।
तो यस बताया सर। था सॉलिड रिजिड फॉर्म होते हैं और जो लिक्विड और गैस है वो क्या फ्लूइड फॉर्म होते हैं। तो जो आपके अमोर्फस सॉलिड है उसमें भी, उसमें क्या रहता है, फ्लूइडिटी रहती है। कैसे जस्टिफाई होता है इसके लिए कल एक एग्जांपल साथ डिस्कस किया था हमने। कि सपोज करो आपके पास कोई पुराना घर है या कोई पुरानी बिल्डिंग है, उसमें विंडो पे ग्लासेस लगे रहते हैं क्या बेटा? विंडो पे ग्लास लगे रहते हैं, तो उन ग्लासेस में ये देखा गया है कि वो ग्लास जो थिक है, थिक पे थोड़े से बॉटम हो जाते, सॉरी जो बॉटम है वहां पर थोड़े से थिक हो जाते हैं, और जो टॉप है वहां पर क्या हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ग्लास में क्या हो, फ्लूइडिटी हो, और वो टाइम के साथ नीचे की तरफ फ्लो हो रहा हो क्या, यस सर। है ना। यदि ग्लास में फ्लूइडिटी नहीं होता, देन वो क्या रहना चाहिए, उसकी थिकनेस यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। लेकिन ऊपर थिन हो गया, नीचे थिक हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ग्लास कुछ ना कुछ बेटा क्या पजेस कर रहा, फ्लूइडिटी पजेस कर रहा, और यदि फ्लूइडिटी पजेस कर रहा, देन वो आपका सॉलिड हो नहीं सकता है। क्लियर है क्या? यस सर। एक पॉइंट और नीचे से लिखना है बेटा, देखो जरा पैराग्राफ चेंज करके। इन फैक्ट only the crystalline solids are the true solids, whereas amorphous solids are considered to be highly, जहां पर समझना है पूछ लेना क्या लिखा हो बेटा, टू बी हाईली सुपर कूल्ड लिक्विड्स of very high viscosity and are called pseudo solids. Stop. This is supported by the fact that the glass of the window of some very old houses are found to be thicker at the bottom than at the top. You stop. Sorry, comma because showing some fluidity possessed by glass.
बता दूं बेटा? यस सर। बस यहीं तक हमें सीखना था बेटा एमोर्फस सॉलिड के बारे में। अब पूरा जो चैप्टर है अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, तो हेडिंग डाल लो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसमें लिखना बेटा ए आर classified into the following four categories, into the following four categories. इसमें हमें टेबल टाइप बनाना है बस। ठीक, हटा दो इसे। यस सर। अब यहाँ पर आपको लिखना है पहले में टाइप ऑफ सॉलिड, दूसरे में लिखना है बेटा आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तीसरे में लिखना है आपको बाइंडिंग फोर्स, लास्ट में लिखना है बेटा आपका जंक्शंस। तो जो सबसे पहला था बेटा आयोनिक सॉलिड्स, जो फर्स्ट टाइप है वो आपका क्या है, आयोनिक सॉलिड्स। अच्छा, आयोनिक सॉलिड्स आप समझते हैं जैसे कि NaCl KCl, बेटा आयोनिक सॉलिड तो आप समझते हैं ना? ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है बेटा आपके पास NaCl KCl इस टाइप से। अच्छा, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस? सॉरी, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे बेटा वो आयंस होंगे, और इसमें भी स्पेसिफाई करना चाहो तो कैटायंस एंड एनायंस। अब बाइंडिंग फोर्स क्या होगा इसमें पर बेटा, आयंस के बीच में कौन सा फोर्स होता है, आयोनिक फोर्स, आयोनिक बॉन्ड, या फिर आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर क्या, क्लियर है बेटा? यस यस। ठीक, अब जो सेकंड टाइप होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो होता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अच्छा, मॉलिक्यूलर सॉलिड को तीन पार्ट में क्लासिफाई करा कर लोगों ने, पहला नॉन पोलर, सेकंड है बेटा आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब नॉन पोलर का मतलब क्या है बेटा, ऐसे आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड जो कि नॉन पोलर, जैसे कि आयोडीन, आयोडीन सॉलिड होता है क्या बेटा, आयोडीन सॉलिड होता है ना, यस सर। है ना? अब आयोडीन सॉलिड है और मॉलिक्यूल नॉन पोलर है या पोलर है, आयोडीन का मॉलिक्यूल नॉन पोलर। नॉन पोलर है। तो ऐसा नहीं केवल सॉलिड ही आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिखूं ऑक्सीजन, तो आपको डाउट आ सकता है सर ऑक्सीजन तो हमारा सॉलिड होता नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की जब सॉलिड बनेगी तो वो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा क्या? हर एक सब्सटेंस की सॉलिड फॉर्म नहीं हो सकती बेटा, ऑक्सीजन की भी तो सॉलिड हो सकती है। आप टेम्परेचर कम करो तो ऑक्सीजन पहले किस में जाएगा, लिक्विड में जाएगा, फिर उसके नीचे किस में जाएगा, वो सॉलिड में चला जाएगा क्या? यस सर। बट मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर होना चाहिए। यदि आप नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें, आपका आयोडीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ऑक्सीजन, आयोडीन, ब्रोमीन, इस टाइप से हो सकते हैं क्या बेटा आपके? यस सर। अच्छा, नोबल गैस भी हो सकते हैं क्या आपके, हीलियम, नियोन हो सकते हैं?
अब आपको लगे हीलियम, हीलियम तो गैस है, लेकिन बेटा इसकी भी तो सॉलिड फॉर्म बनेगी। हर एक सब्सटेंस का बेटा सॉलिड फॉर्म हो सकता है। यदि आपको लग रहा है कि वो गैस में है, तो टेम्परेचर आप कम कर दो तो लिक्विड चला जाएगा, और कम कर दो तो किस में चला जाएगा, वो सॉलिड में चला जाएगा। क्लियर है ना क्या बोल रहा हूं मैं? Yes. ठीक। अब जब नॉन पोलर है देन इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो आपके एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जैसे आप यदि हीलियम की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका एटम है, और ऑक्सीजन, आयोडीन, ब्रोमीन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका मॉलिक्यूल है क्या? Yes. है ना? Yes, sir. अब यहाँ पर बाइंडिंग फोर्स कौन सा होगा फिर? या मॉलिक्यूल आपस में बाइंड कैसे होंगे? Covalent bond. नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बेटा। यदि आपको फिजिकल स्टेट डिस्कस करना तो टू मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन देखना पड़ेगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा अट्रैक्शन है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बेटा जहां पर कोई से भी अट्रैक्शन नहीं होगा वहां पर कौन सा अट्रैक्शन होते हैं? Van der Waals. हाँ, तो यहाँ पर वन डर वाल्स फोर्स होंगे बेटा, वन डर वाल्स। क्लियर सबको? किसी को डाउट है क्या इसमें? हटा दो इसे बेटा मैं। Yes. Yes. चलो अगला देखो। अब अगला हमारा पोलर, तो ऐसे मॉलिक्यूल देख लो आप जो पोलर हो। जैसे कि आप बोल सकते हो बेटा HCl। फिर से आपको डाउट आ सकता है कि सर HCl तो गैस है। बेटा HCl की भी तो सॉलिड बनेगी, लेकिन HCl क्या पोलर मॉलिक्यूल है क्या? Yes. पोलर का मतलब क्या है कि HCl एक और HCl का मॉलिक्यूल ले लो, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, कौन सा अट्रैक्शन हो जाएंगे? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन हो जाएंगे क्या? है Yes, ना? sir. तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा आपके? ये होंगे मॉलिक्यूल्स। अट्रैक्शन कौन से होंगे आपके? डायपोल डायपोल। इसी तरीके से एग्जांपल आपका H2S भी हो सकता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड तो आप जानते हो, मुझे लगता है इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपका एग्जांपल क्या हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेटा? आपका H2O, NH3, HF, सारे क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है। बाइंडिंग फोर्स क्या होगा यहाँ पर? हाइड्रोजन बॉन्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे आपके? मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर क्या? तो यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा किसी को? No, sir. चलो फिर बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।